नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्जाम क्लियर पर। करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? इसका राइट आंसर है डी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, इन दोनों ने एक घोषणा की है। और साथ में ये भी बोला है कि हम IPL तो खेलेंगे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे। ये घोषणा इन्होंने करी है 15 अगस्त को। ये दोनों ही जो खिलाड़ी हैं ये चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी पहले भी कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने ही जब टेस्ट मैच से इन्होंने संन्यास लिया था, उसके बाद विराट कोहली को बनाया गया था कैप्टन। धोनी है रांची के। रांची आपने सुना होगा, झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड के बारे में जानते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। इसके अलावा सुरेश रैना, ये उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ये जो महेंद्र सिंह धोनी हैं, इन्होंने पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। कब लिया था? 2014 में। और अब 2020 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बॉर्डर इलाकों में कितने NCC कैडेट तैयार करने का ऐलान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1 लाख। और ये बोला गया है कि इन 1 लाख में से 1/3 लड़कियां होंगी और बाकी लड़के होंगे। अब ये NCC होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। इसके CEO हैं फिलहाल AAV रंगा राजू। और NCC का मोटो होता है एकता व अनुशासन। और वैसे NCC होता क्या है, जैसे हमारी आर्मी होती है उसी हिसाब के इनको डिसिप्लिन सारे सिखाए जाते हैं। कैसे अपना डिफेंस करना है वो इन्हें सिखाया जाता है। और आर्मी में जब भर्तियां निकलती हैं तो जिनके पास भी ये NCC का सर्टिफिकेट होता है उन्हें एक्स्ट्रा अंक भी मिलते हैं। उनको प्रेफर किया जाता है क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारी आर्मी की चीज़ें पहले से ही सीखी होती हैं, तो उन्हें अनुशासन वगैरह ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब ये ऐलान हुआ है कि आर्मी में उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके NCC कैडेट वो हैं तो उन्हीं को बॉर्डर इलाकों में तैनात किया जाएगा और ऐसी 1 लाख पोस्ट निकाली जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के प्रमुख स्तंभ कितने बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 6। कल मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन स्टार्ट करने का। 15 अगस्त को ही उन्होंने ऐलान किया है। और इसके अकॉर्डिंग जैसे आधार कार्ड होता है उसी हिसाब का एक कार्ड बनाया जाएगा। अब इसके जो 6 स्तंभ हैं ये कौन कौन से बनाए गए हैं? सबसे पहला है हेल्थ ID, यानी कि ID कार्ड बनाया जाएगा हेल्थ के लिए जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट रहेगी। दूसरा है डिजी डॉक्टर, डॉक्टर्स की एक सूची तैयार की जाएगी और उस सूची में जो भी इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं उन डॉक्टरों के नाम होंगे और उन डॉक्टरों को जाना जाएगा डिजी डॉक्टर के नाम से, क्योंकि वो डिजिटली माध्यम से हेल्प करेंगे रोगियों की। अगला होगा तीसरा, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, यानी कि जो भी हेल्थ के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएंगी उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे कि किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो या कोई भी लैब है तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले। उसके लिए स्तंभ बनाया गया है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। जो इस पर रजिस्टर होंगे उनकी ही डिटेल आपको इस कार्ड में मिल पाएगी। अगर किसी ने आप किसी भी ऐसे ही लोकल लैब से आपने कोई टेस्ट कराया है जिसका रजिस्ट्रेशन इस पर नहीं है तो उसकी डिटेल आपके कार्ड में नहीं आएगी। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको वहीं से टेस्ट कराना है जहाँ पर ये फैसिलिटी, ये रजिस्ट्री अवेलेबल हो। अगला है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, यानी कि हेल्थ से संबंधित जितना भी रिकॉर्ड है, कितना BP है, क्या बीमारी है, कौन सा ऑपरेशन हुआ है, ये पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगला है E-फार्मेसी, यानी कि दवाइयों की जो जानकारी है वो डिजिटली प्रोवाइड की जाएगी। अगर किसी को दवाई का नाम पता है, कोई डॉक्टर उसे दवाई का नाम बताता है तो इसके ज़रिए वो अपनी दवाई ऑनलाइन मंगवा सकता है। और लास्ट है टेलीमेडिसिन, इसमें घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकता है कि
हमें ये बीमारी हो रही है या ये समस्या हो रही है, इसका क्या समाधान है, तो डॉक्टर उसे टेलीफोन पर ही ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको ये बीमारी हुई है और इसके लिए आप ये दवाई लें। उसके बाद ई फार्मेसी में जाकर वो अपनी दवाई मंगवा सकता है। ये जो हेल्थ मिशन बनाया गया है ये आयुष्मान भारत की तर्ज पर ही बनाया गया है। आयुष्मान भारत जो स्टार्ट की गई थी योजना, उससे करीब 55 करोड़ गरीबों का मुफ्त में इलाज किया गया है। ये जो मिशन चलाया गया है इसका लक्ष्य होगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इसको आगे चलकर हेल्थ क्रांति के नाम से भी जाना जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को, जिसके सीईओ हैं फिलहाल इंदु भूषण। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ही पहले आयुष्मान भारत योजना की भी स्टार्टिंग की थी और अब इसी को जिम्मेदारी दी है नेशनल हेल्थ मिशन की भी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लैंड बैंक कब शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है सितंबर। अब ये लैंड बैंक क्या होता है? जिस तरह से आप बैंक में अपने पैसे जमा करवाते हो या फिर पैसे निकलवाते हो, उसी प्रकार से इस वाले बैंक में क्या होगा कि आप अपनी ज़मीन जमा करवा सकते हो और ज़मीन निकलवा सकते हो। कैसे? जैसे कि मान लो आपको कहीं पर अपना पार्किंग स्टैंड बनवाना है, लेकिन जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर जगह अवेलेबल नहीं है या वो जगह आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप वो ज़मीन अपनी बैंक में जमा करवा सकते हो और जहाँ कहीं भी आप ये फैसिलिटी चाहते हो, अगर वहाँ की जगह बैंक में अवेलेबल है तो आप उससे वो निकलवा सकते हो। इससे बहुत फ़ायदा होगा लोगों का, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में ज़मीन मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल है और ये फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी अगले मंथ से, सितंबर से। अभी दिल्ली की बात है, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, ये एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो राज्यपाल हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमला शर्मा का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका राइट आंसर है राजनीति। हमारे जो 9th प्रेसिडेंट थे, पूर्व राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 में ये प्रेसिडेंट बने थे और 1997 तक रहे थे। उनकी वाइफ हैं ये और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वैसे तो ये भोपाल में रहने वाली थी, लेकिन दिल्ली में इनका इलाज चल रहा था और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई है। अभी किस पार्टी से संबंधित थे? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और उनकी वाइफ हैं विमला शर्मा, जिनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने किस सागर में अभ्यास किया है? इसका राइट आंसर है दक्षिणी चीन सागर। ये जो दक्षिणी चीन सागर है, इस पर चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है और वो दावा करता है कि इसके 10 हिस्सों में से 9 हिस्से पर चीन का कब्जा है और इसी सागर में अमेरिका ने अपना युद्ध अभ्यास किया है। इस पर चीन बहुत बौखलाया हुआ है कि हमारे हिस्से में आप अपना अभ्यास कैसे कर सकते हो। और ये जो दक्षिणी चीन सागर है ये व्यापार का रास्ता है, इससे करीब $3 ट्रिलियन का व्यापार किया जाता है, तो ये चीन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अमेरिका की नौसेना थी, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और चीन से जुड़ा हुआ है ये, तो चीन के बारे में भी जानते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है युआन और प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अब ये नौसेना इसमें आई है, नौसेना की छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि भारत में नौसेना का पिता किसको कहा जाता है? तो जो मराठा एम्परर थे छत्रपति शिवाजी भोंसले, सभी ने नाम सुना होगा, वही हैं भारत में फादर ऑफ नेवी, यानी कि नौसेना के पिता। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद ने किस देश पर हथियार पर प्रतिबंध बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? इसका राइट आंसर है ईरान। ईरान पर 13 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया था हथियारों के लिए कि जिससे कि उसमें अराजकता ना फैले, और अमेरिका ने ये प्रस्ताव दिया था सुरक्षा परिषद को कि ये जो प्रतिबंध है इसको बढ़ा दिया जाए अनिश्चित काल समय के लिए, यानी कि कोई लिमिट ना रहे, जिससे कि ईरान कहीं फिर से हथियार बनाना स्टार्ट करे और फिर वहाँ पर अराजकता फैल जाए। लेकिन सुरक्षा परिषद ने इसे खारिज कर दिया है,
जिससे अमेरिका बहुत ही नाराज़ है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने ये प्रस्ताव जारी करवाया था। सुरक्षा परिषद क्या होता है? जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसी का एक पार्ट है ये सुरक्षा परिषद। इसकी स्थापना भी उसके साथ ही 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और फिलहाल इसके जो सदस्य हैं 15 हैं, 5 उनमें परमानेंट हैं और 10 टेम्परेरी हैं। अगला क्वेश्चन है, टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार बेचने के लिए कितने दिन का समय दिया गया है? इसका राइट आंसर है 90 दिन, यानी कि 3 महीने का टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो टिकटॉक का अमेरिका में कारोबार है उसको बेच दिया जाए। टिकटॉक के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको स्टार्ट किया गया था सितंबर 2016 में और इसके ऑनर हैं जांग येमिंग जो चीन के हैं। अब कोरोना की वजह से चीन के खिलाफ वैसे ही बहुत लोग आए हुए हैं। भारत ने भी इसके विरोध में जो टिकटॉक ऐप है उसको बैन कर दिया था 30 जून 2020 को। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया था कि जो टिकटॉक का कारोबार है उसको बेचा जाएगा, लेकिन कब बेचा जाएगा कुछ भी डिसाइड नहीं किया था और अब उन्होंने ये फैसला दे दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर इसको बेचा जाए। अगला क्वेश्चन है, बेनिंगटन बैटल डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 16 अगस्त को। ये बेनिंगटन बैटल है जो ये हुआ था 16 अगस्त 1777 को। अमेरिकन जो रेवोल्यूशन हुई थी उसका ही पार्ट था ये। अमेरिका के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये रेवोल्यूशन की थी और उसी के तहत ये युद्ध हुआ था, बेनिंगटन बैटल के नाम से जिसे जाना जाता है, और इसमें अमेरिका जीती थी ब्रिटिश को हरा करके। अब आज की जानकारी, 15 अगस्त 2020 को पहली बार जो श्रीनगर जगह है वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का भाषण देखा गया है। इससे पहले 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, लेकिन आज तक श्रीनगर में किसी पीएम का भाषण नहीं देखा गया, उस पर बैन होता था। लेकिन पहली बार 2020 में ये रिकॉर्ड टूटा है और वहाँ पर प्रधानमंत्री का भाषण देखा गया है, लाइव देखा है लोगों ने। अब कल का हमारा क्वेश्चन, भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1962। अब आज का क्वेश्चन है, किस राजनेता ने 15 अगस्त के दिन कोरोना को मात देकर झंडा फहराया? आपके ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, अमित शाह, राहुल गांधी या वेंकैया नायडू। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और जितना आपको डिटेल में पता है उतना डिटेल में लिखना है। साथ ही आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।